आपने बहुत बार लोगों से एडवाइस सुनी होगी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप टीवी पर भी एड सुनते हैं, एड्स आती हैं कि भैया म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। और जब ये भी समझ आ जाता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, पर एक थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन जो होनी ज़रूरी है वो लोगों को नहीं होती है, जो कि आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम बिल्कुल बेसिक लेवल की एजुकेशन से लेकर आपके लिए जो एक्चुअल में ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। एक तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, दूसरी चीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब म्यूचुअल फंड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इससे पहले जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखी थी, हमने बात करी थी कि आप स्टॉक्स को खुद से फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हैं, कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि आप चाहें तो स्टॉक्स के अंदर भी SIP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आप महीने की एक डेट पे एक ही स्टॉक पे हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो हो गया एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब डाइवर्सिफाई भी अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके क्या है? एक तो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने सुना होगा, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तीसरे तरीके के आपने सुना होगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या है? व्हाट इज डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड? सबसे पहले एक बार मैं आपको इक्विटी समझा देता हूँ कि एक बार तो मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक के अंदर आप SIP कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हो सकता है मेरी SIP हो सकता है वो मेरी लमसम हो। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स के अंदर, तो आप स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर करनी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भी चूज कर सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी कई सारे पार्ट होते हैं। आप ये टर्म्स जनरली सुनेंगे, नहीं सुनी तो भी एक एक करके सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भैया एक लार्ज कैप फंड्स होते हैं, एक मिड कैप फंड्स होते हैं, एक स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, एक आपका मल्टी कैप फंड्स होते हैं, एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। अब लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक एक करके सबको समझाने वाला हूं। इनफैक्ट ये डेट और हाइब्रिड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? कैप मतलब होता है मार्केट कैप। उस स्टॉक की, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट कैप देखते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, इंडिया के अंदर दो इंडेक्स हैं, NSE BSE। NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो किस बेसिस पर हैं? जिनका मार्केट कैप सबसे ऊपर है। अब लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली कौन सी कंपनीज हो गई? आप कह सकते हो सिंपली वो कंपनीज हो गई इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैप। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड, अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? अभी ये आपको समझ आ गया, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है? आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक कंपनी होती है जिसे हम AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सिंपल सी AMC का मतलब ये होता है, और ये अपना एक फंड शुरू करती है जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब इस फंड का एक मैनेजर होता है जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, और उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और इनके पास एक अच्छी टीम भी होती है। अब इस कंपनी की, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, आपकी कमाई तो बाद में होगी, पहले आपको ये समझना है इस AMC की कमाई कैसे होती है। हर कंपनी, आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लीजिए, आप SBI की बात कर लीजिए, आप कोटक की बात कर लीजिए, आप ICICI की बात कर लीजिए, आप क्वांट की बात कर लीजिए, ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स रन कर रही हैं। अब जो AMC है वो कमाती कब है? जब कोई उसके फंड के अंदर पैसा डालता है। अब आप भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आप क्यों लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
और आप जब पैसा लगाएंगे इस AMC को क्या मिलना है, ये AMC 0% से लेकर, 0 तो कोई नहीं करता बट एक एग्जांपल की बात है, 0% से लेकर 2% की फीस चार्ज करती है। अब ये फीस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अब अगर आपने किसी AMC को 1 लाख रुपया दिया तो अगर किसी ने 2% काट लिए तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 98,000 की हुई, और ये 2,000 रुपये किसके हो गए, ये AMC के हो गए। अब आप अकेले तो हो नहीं जिसने 1 लाख रुपए लगाया होगा, मान लेते हैं उस AMC के पास ऐसे 10,000 लोग हैं, तो आप उसकी कमाई समझ सकते हैं 10,000 इंटू 2,000, क्योंकि इन फंड मैनेजर्स की सैलरी निकलनी है, AMC को भी कमाना है, तो उनका मेन पर्पस क्या है कि आपको रिटर्न तो देंगे जो देंगे, बट उन्हें आपसे ये फीस चार्ज करनी होती है। अब 2% बहुत हायर साइड पे है, आप ज़्यादातर केस में देखोगे 1% के आसपास की फीस चल रही है, तो 1% से कम हो सकता है अच्छी हो, कभी कभी ये ज़्यादा भी ठीक हो सकती है। इसके ऊपर हम डेफिनेटली अभी बात करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, पर आपको ये समझना ज़रूरी था कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप AMC को पैसा देते हो, और AMC को जब आप पैसा देते हो तो आपका एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगता है जो कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर से संभाल रहा है, देख रहा है। अब क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इन्हें पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। अब जब हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया के अंदर सेबी है, एमफी है, तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं कि आपका पैसा खराब ना हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, बट फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना है। अब अपना दिमाग आप कैसे लगाओगे, उसके लिए आप ये वीडियो डेफिनेटली देख रहे हो। आपको आज ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने गोल के हिसाब से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, उसके अंदर लार्ज कैप की मैंने आपको बताई कि जो कंपनीज जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है। अब क्योंकि अगर एक फंड आपको स्टार्टिंग में, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो वो अपना IPO करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसी तरीके से NFO होता है म्यूचुअल फंड के केस में, जिसे हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफरिंग। सो कोई भी नया फंड आएगा तो वो अपनी न्यू फंड की ऑफरिंग देगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग है सिस्टम अलग क्या है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड आता है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, जब आप और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हैं, AMC को पैसा दे देते हैं, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपको अपने फंड की कुछ यूनिट्स दे देते हैं जिन्हें हम NAV बोलते हैं। अब ये NAV जितनी ऊपर जाएगी उतना हमारा फ़ायदा होगा, पर जब एक म्यूचुअल फंड आके कोई अपना NFO कर रहा है, न्यू फंड ऑफरिंग कर रहा है, तो वो क्या करने वाला है, वो बहुत सारे स्टॉक्स में ही तो पैसा लगाएगा और कुछ टाइम बाद जाके उसकी कुछ ग्रोथ आएगी। सो मेरे हिसाब से इट इज सेंसलेस टू इन्वेस्ट इन NFOs। आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे गाइड करेंगे कि भैया NFO में पैसा लगा दो, NFO आ रहा है, NFO आ रहा है, बट उससे होगा क्या, आज आपको जो भी यूनिट्स अलॉट होने वाले हैं कितना % ग्रोथ आ जाएगी उसमें, तो अभी उस फंड को परफॉर्म तो करने दो, जब तक तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा हर बार NFO में इन्वेस्ट करना गलत है, पर ज़्यादातर टाइम इट इज सेंसलेस, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई अच्छा म्यूचुअल फंड मार्केट में चल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, बहुत सारी और चीज़ें देखकर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चॉइस आपकी है, देखो पैसा आपका है, मेरा पर्पस है सिर्फ गाइड करना। सो ये NFO आपको समझाना ज़रूरी था। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे कि गाइडलाइंस होती हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर कि आपको एक परसेंटेज, एक सर्टेन %, एग्जांपल लार्ज कैप है तो आपका मेजॉरिटी पैसा, एग्जांपल के लिए 70-80% पैसा आपका सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा, सिर्फ 20% पैसा आप कहीं और लगा सकते हो। सिमिलरली मिड कैप क्या हो गया, मिड कैप कंपनीज जिनकी मार्केट कैप लार्ज कैप से थोड़ी सी कम है और थोड़ी सी और कम हो जाए तो स्मॉल कैप। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लोगों को बड़ा पसंद आता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है ना वो हाथी हैं, ये अपनी हाथी की चाल चलती है, कहीं नहीं जाने वाली। इसका मतलब ये है कि अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा डूबने की जो प्रोबेबिलिटी है या आप कह सकते हो रिस्क है वो बहुत कम है। इसके बाद जो मिड कैप कंपनीज आ जाती हैं, मिड कैप का मतलब क्या है, जिनका मार्केट कैप लार्ज कैप से कम है, यहां पर ये आ जाती हैं ऊंट। अब ऊंट जो होता है वो हाथी से तो तेज भाग सकता है, इसका मतलब है कि मिड कैप के अंदर प्रोबेबिलिटी है या चांसेस होते हैं कि वो लार्ज कैप की रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हर बार करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता हमें, बट ज़्यादातर टाइम करते हैं। और इसके बाद स्मॉल कैप आ जाता है। अब आप कहोगे स्मॉल कैप में तो भैया घोड़े आ गए, सारा पैसा इसमें लगा देते हैं, पर यहाँ पर घोड़ों के साथ कुछ गधे भी होते हैं।
तो यहां पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। देखिए, ये लार्ज कैप में रिस्क कम है, मिड कैप में रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा है, और स्मॉल कैप के अंदर रिस्क लार्ज कैप और मिड कैप दोनों से ज्यादा है। पर जितना ज्यादा रिस्क है उतने ज्यादा रिटर्न्स की भी प्रोबेबिलिटी है, पर ओवर द ईयर्स। अभी बस मुझे आपको यही समझाना है, क्लैरिटी दे दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वैसे तो आपको लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है जब तक एक्सपेंस रेशियो बहुत कम ना हो। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, पर कंसेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए ना कि क्रिस्टल क्लियर। किसी और से भी आप बात करो ना तो सामने वाले को लगे यार किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिल रही है ना, ज्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते भी हैं उन्हें भी नहीं पता होता है सब कुछ। तो आपको पता लगेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप डेफिनेटली अपने कुछ पैसे बचा पाएंगे। और वो कुछ पैसे आज बचाने से, कंपाउंडिंग की गेम आप समझते हैं, तो कंपाउंडिंग ओवर द इयर्स वो कुछ पैसे करोड़ों रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला लार्ज कैप में बेसिकली आपको इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है। अब वो क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी सी वीडियो है लेंदी, बट आपको समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये मल्टी कैप क्या है? मल्टी कैप का मतलब होता है कि कंपनीज लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगी, मिड कैप में भी करेगी, स्मॉल कैप में भी करेगी, पर यहाँ पे गाइडलाइंस होती हैं। जो मल्टी कैप कंपनी है उसे बताना पड़ेगा कि कितना पैसा कहाँ, कितना पैसा लार्ज कैप में, कितना पैसा मिड कैप में, कितना पैसा स्मॉल कैप में। और फिर आ जाती है फ्लेक्सी कैप कंपनीज कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उनको लगेगा कि कोई स्मॉल कैप कंपनी बहुत अच्छा करी है तो पैसा ज़्यादा उसमें लगा दिया, फिर बाद में उन्होंने लार्ज कैप में लगा दिया, तो यहाँ पे वो बहुत ईजिली शफल कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो आपको होनी ज़रूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब डेट फंड्स क्या होते हैं? डेट फंड्स बेसिकली सेफ होते हैं इन, अगर आप कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन टू इक्विटी फंड्स, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है डायरेक्टली, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्रैश आ गया, हो सकता है आपको देखिए यार रिटर्न्स तो बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, बट जब मार्केट बूम करती है तो बहुत अच्छी रिटर्न्स भी आती हैं। पर डेट फंड्स के अंदर क्या होता है कि आपको कंपैरेटिवली एक सेफ्टी मिलती है। बट क्या आपको डेट फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? यहाँ पे आंसर होगा टाइम होराइजन, तो इसके ऊपर जस्ट अभी मैं बात करने वाला हूँ। एंड फाइनली हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड के अंदर कई तरीके के फंड्स आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग हाइब्रिड को ये समझते हैं कि हाइब्रिड का मतलब हो गया इक्विटी प्लस डेट, पर इसके अलावा भी कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कि अभी मुझे आपको बताने बाकी हैं। सो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ है कि पहली बात तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो कि एक एएमसी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है। इस फंड का कोई फंड मैनेजर होता है, लोग फंड के अंदर पैसा डालते हैं और उसके बदले में हमें यूनिट्स मतलब एनएवीज मिलती हैं। अब अगर हमें शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना होता है तो या तो हम स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा के एसआईपी कर सकते हैं, या फिर हमें अगर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स हैं कि हम लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में पैसा लगा सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है अगर हमें थोड़ा सा सेफ जाना है, जिसमें रिटर्न्स कम मिलती हैं, रिस्क भी कम होता है कंपैरेटिवली, तो हम डेट फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। और एक हाइब्रिड का भी ऑप्शन होता है जो भी हमें डिटेल में समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोग आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, पर मेरा शेयर करना बनता है बिकॉज आप इस क्रैश कोर्स में हैं एंड आई वांट यू टू लर्न एवरीथिंग, राइट? सो अभी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमने भी बात करी कि भैया 0 से लेकर 2% तक कुछ भी हो सकता है, पर एक और चीज़ होती है जिससे एएमसी पैसा कमाती हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आपको नुकसान हो सकता है, एंड दैट इज एग्जिट लोड। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सवाल कि सर आज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा बढ़ भी गया, अब हमें अपना पैसा चाहिए, तो क्या पैसा वापस मिल जाता है आराम से? पैसा बिल्कुल आराम से मिल जाता है, 2 दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा। पर एग्जिट लोड काट के, अगर आपका लॉक इन पीरियड से आप पहले पैसा निकाल रहे हो तो एक एग्जिट लोड लगता है, मतलब आपने एग्जिट किया तो आपको एक लोड लगेगा। लोड मतलब अगेन कमीशन। अब ये कमीशन 1% तो एवरेज है, ये 4% तक भी हो सकती है, हाँ ये 0 भी हो सकती है। तो 0 से लेके 4% तक एग्जिट लोड लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो और लॉक इन पीरियड से पहले पैसा बाहर निकाल लेते हो। अब एग्जांपल के लिए आप कहते हो जी मेरा 25,000 रुपये इकट्ठा हो गया था और आपको 6 महीने के अंदर ही आपने वो 25,000 रुपये बाहर चाहिए, तो आपका अगर 1% का एग्जिट लोड लगा तो आपके 250 रुपये कट जाएंगे, बाकी के पैसे आपको मिल जाएंगे।
सो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब आपको कैसे पता लगेगा एग्जिट लोड कैसे लगता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके लिए अगेन विल यूज़ अ स्क्रीनर, तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे टिकर टेप यूज़ करने वाला हूँ। सो आप इसे स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अभी हम म्यूचुअल फंड की भी स्क्रीनिंग इसी से करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको आज कंसेप्ट्स बताए हैं वो यहाँ पर कैसे आपको दिखेंगे। सो आप यहाँ पर स्क्रीनर पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर दिखेगा, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अब यहाँ पर अगर आप कैटेगरी देखो तो एक जैसे मैंने इक्विटी की बात करी, डेट की बात करी, हाइब्रिड की बात करी, तो हमने तीन बेसिकली बात करी आपसे। अब आपका हो गया कमोडिटी क्या होता है, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ज़्यादातर जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो गोल्ड में ही आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप चाहे तो डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो, आपकी चॉइस है। एंड अदर्स के अंदर फिर वो आ जाता है चिल्ड्रन, मैरिज और ये अलग अलग ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी हम खुद ही अपने आप से प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला था आपको पता कैसे लगेगा। सो एग्जाम्पल के लिए आप इंटरेस्टेड है इक्विटी के अंदर, आप इक्विटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप कहते हैं जी मैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो जी मैं लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ऐसे फंड्स आ गए जो लार्ज और मिड दोनों में पैसा लगाते हैं। ओके, तो अब आपने देखा यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, कैनरा का है, कोटक का है, एक्सिस का है, SBI का है। अब यहाँ पर आपको AUM भी दिख रहा है। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कितना पैसा ये लोग अभी संभाल रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा ये फंड के अंदर लगा हुआ है, सिंपली मतलब ये है। इसके बाद CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो ये हमें बताता है कि कितने % रिटर्न इसने दिया है ईयर ऑन ईयर। तो 3 साल का आपको एग्जाम्पल के लिए कोटक के केस में 21% का दिख रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.59 का है, तो 1% से कम, मैं कहूँगा अभी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो 1% से ऊपर भी ठीक हो सकता है, 1% से कम तो जनरली ठीक ही है। अगर ये 0.59 है तो इट इज़ अ डिसेंट। अब इसके बाद आप देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, मैं यहाँ पे ऐड फिल्टर करूँगा और मुझे चाहिए एक सेकेंड, वी वांट एग्जिट लोड हमें चाहिए, मैं सर्च कर लेता हूँ एग्जिट लोड। ओके, सो जो एग्जिट लोड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर एग्जिट लोड आ गया। अब आपको एग्जिट लोड देखना ज़रूरी है कि अगर आप किसी फंड में एंट्री कर रहे हो, डेफिनेटली होराइजन तो अभी हम बात करेंगे, बट यहाँ पर आप देखिए आपने एग्जांपल के लिए कोटक इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगा दिया, एग्जिट लोड 1% का। अब आप एक फंड देखते हो जो कि SBI का है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसके अंदर एग्जिट लोड सिर्फ 0.10 है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड कम लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है, तो मतलब कंपनी ने तो कमाना है, उसने यहाँ से कमाना हो, वहाँ से कमाना हो, तो ये भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, एग्जिट लोड आपको दिमाग में तब लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो फिर ये एग्जिट लोड आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो भी लॉक इन पीरियड होगा उससे ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे आपको दिखानी ज़रूरी थी कि एग्जिट लोड भी लगता है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इक्विटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जिट लोड आप देखिए। सो देयर आर कंपनीज विच चार्ज अबाउट 2% ऑन एग्जिट लोड, एंड इफ आई सेलेक्ट इवन फर्दर तो एग्जिट लोड 4% का भी होता है, तो 4% का एग्जिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 1.28, तो कंपनीज तो कमा ही रही हैं, फिर वो रिटर्न भी जो भी आपको प्रोड्यूस करके दे रही हैं वो आप देख सकते हो। सो ये देखना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने बोला आप स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। अब हमें समझना था, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें बताई आपको वो इंपॉर्टेंट है। एक इंडेक्स फंड्स बताने आपको ज़रूरी हैं। हमने एक थोड़ा सा आपको हाइब्रिड भी दिखाना था कि व्हाट इज़ दिस हाइब्रिड ऑल अबाउट, ये हाइब्रिड क्या होता है। तो हाइब्रिड के अंदर आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको आर्बिट्राज फंड्स मिलते हैं। आर्बिट्राज बेसिकली क्या होता है कि हम ना प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं। अब ये प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस का शेयर देखते हो, NSE पर भी है, BSE पर भी है, बट NSE और BSE पर आपको कभी दिखेगा यार 50 पैसे का फर्क आ रहा है, सिर्फ 50 पैसे का। तो आपके लिए वो 50 पैसा ज़्यादा नहीं है, बट जब हज़ारों करोड़ से ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो वो 50 पैसे से भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। तो ये आर्बिट्राज का मतलब ये होता है। मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि हम एक जगह पैसा नहीं लगा रहे, मल्टीपल एसेट्स के अंदर लगा रहे हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन ये सब बेकार है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको हाइब्रिड में पैसा नहीं लगाना है।
तो मेरा मुद्दा ये था। अब करना क्या है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। व्हाट यू हैव टू डू। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा भाई, पहली बात तो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको टाइम होराइजन क्लियर नहीं है देन दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए। वो आप अपना गोल देख के डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप किस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो सकता है वो आपका गोल हो आपकी खुद की शादी करना, हो सकता है वो गाड़ी खरीदना हो सकता है अपने बच्चों की शादी करना हो सकता है घर के लिए पैसे जोड़ना हो सकता है वो बच्चों की एजुकेशन हो। सो इट कैन बी एनीथिंग। अब उसके हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आप मान लीजिए आप कहते हैं आपके बच्चों की शादी के लिए, सो यू हैव अ बिग होराइजन, प्रोबेबली लेट्स से 20 ईयर्स 25 ईयर्स, तो ये बड़ा होराइजन हो गया। आप कहते हैं मेरा गोल है मेरा रिटायरमेंट, तो आपको क्या रिटायर तो यार मैं 30 साल के बाद होऊंगा, तो आपका गोल 30 साल हो गया। यहाँ पे गोल के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं यार 5 साल के अंदर मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, ओके, तो आपका जो टाइम है वो 5 साल हो गया। उस 1 करोड़ रुपए का आप क्या करोगे ये डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो मुझे घर के लिए लगाना है या वट एवर इट कैन बी। सो ये आपका टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम से बहुत कुछ बदल जाता है मेरे भाई। ये वक्त जो है ना, ये कंपाउंडिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है। इसके बाद आता है रिटर्न्स। तो लोग रिटर्न्स की बहुत बात करते हैं कि कितना रिटर्न्स मिलेंगे। मैं कहता हूं कितने टाइम के लिए पैसा लगाओगे। तो आप जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। एंड फाइनली हमें रिस्क तो देखना ही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे मैं आपको एक बात यहां पे बताना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं आता, यू हैव जीरो नॉलेज लेट्स से। मैं कहता हूं आप आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हो, आपको कुछ नहीं पता। अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो हर म्यूचुअल फंड आपको पैसा कमा के देगा। हर म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है इसमें पैसा नहीं बनता। अब वो हम अभी इक्विटी की बात कर रहे हैं, आप अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की भी बात करोगे, डेट में तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में भी पैसा बनता है। सो डेट पे भी मैं फोकस नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपके जो गोल्स मीट कराने हैं वो यहीं से हो जाएंगे। तो डेट आप बेसिकली तब कंसीडर करना जब आपका टाइम होराइजन 2 साल के आसपास का हो। अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल से ज़्यादा है ना तो सिर्फ इक्विटी, और 2 साल से कम है तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स ओनली देन यू कंसीडर, अदरवाइज यू कंसीडर इक्विटी। अब अगर आप इक्विटी पे फोकस्ड हो और आपका टाइम होराइजन 2 साल से ज़्यादा का है, तो अब हमें बात समझनी है 2 साल से ज़्यादा आप क्या चाह रहे हो। आप कितना टाइम हो गया, टाइम क्लियर हो गया, 2 साल से ज़्यादा कुछ भी आप बोल सकते हो, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। उसके बाद रिटर्न्स और रिस्क, इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हमारी पूरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। तो अगर मेरा टाइम ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, और मेरा टाइम कम होगा तो मैं कम रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई ना, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने बोला अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब क्या है? ज़्यादा का मतलब है 5 साल से ज़्यादा। अब 5 साल से ज़्यादा ज़्यादा होता है और 5 साल से कम कम होता है। आप इतना समझ लो, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो मेरे भाई। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अब आप देखते जाइए। अगर आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपका 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है, आप मिड कैप चूज कर लो, और 5 साल से ऊपर है देन दीज 3 ऑप्शंस आर फॉर यू। 5 इयर्स प्लस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन है, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। और प्लस अपनी सेफ्टी बढ़ानी हो तो फिर मैं आपको इंडेक्स फंड्स भी रिकमेंड कर दूंगा। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं जल्दी से समझते हैं। देखिए हमें ना 2 चीज़ें समझनी है। एक होते हैं एक्टिव फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और इसके लिए थोड़ी सी फीस, जो कि आप कह सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक होते हैं पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स का मतलब क्या होता है कि इनको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट होगा, क्यों नहीं होती? एग्जाम्पल, आप निफ्टी 50 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनी है सारा पैसा उन्हीं में लगना है, और उसी प्रपोर्शन में लगना है जिस प्रपोर्शन के अंदर वो निफ्टी 50 के अंदर है।
तो यहाँ पे जो है पैसिव फंड्स हो गए, बेसिकली इंडेक्स फंड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फीस कम होती है और पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है। तो ऐसा वॉरेन बफे ने एक बार एक शर्त रखी थी। एक उन्होंने फंड हाउस को बोला कि तुम S&P 500, जैसे इंडिया के अंदर निफ्टी 50 है, यूएस के अंदर होता है S&P 500 इंडेक्स है, इसमें 500 कंपनीज है। तुम कुछ कर लो, तुम S&P 500 की रिटर्न्स को बीट नहीं कर सकते। अब ये जो शर्त लगी, इसका रिजल्ट ये आया कि वॉरेन बफे वाज राइट। इंडेक्स की रिटर्न्स ने एक्टिवली मैनेज फंड की रिटर्न को बीट कर दिया। तो इंडेक्स के अंदर रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं। आप चाहो तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग इंडेक्स से शुरू कर सकते हो, और अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है तो इंडेक्स के अलावा भी आप बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे होराइजन बड़ा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पे सिर्फ टॉप 50 कंपनीज थी, बट कोई ऐसी कंपनी है जो टॉप 50 के अंदर आ सकती है, आज नहीं है तो 5 साल में आ सकती है। तो एक फंड मैनेजर दिमाग लगा के उसे चूज कर सकता है, और हो सकता है जब हमारा होराइजन बड़ा है तो फ्लेक्सी कैप की रिटर्न्स बहुत अच्छी आपको रिटर्न्स प्रोड्यूस करके दे। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब लार्ज कैप में मैंने मना किया था, क्यों मना किया था? क्योंकि भैया अगर मुझे लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो मैं इंडेक्स में करूँगा ना। जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, अगर मेरे को लार्ज कैप में ही करना है तो निफ्टी 50 से बढ़िया क्या है भाई? निफ्टी 50 में पैसा डाल दिया, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, एक्सपेंस रेशियो भी कम लगा। तो लार्ज कैप के नाम पे मैं एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा दूं। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी समझदारी के साथ म्यूचुअल फंड को चूज करने का डिसीजन ले सकते हो। अब आप, जैसे मैंने बोला, भाई फ्लेक्सी कैप कंपनी कौन सी अच्छी हो सकती है, अगेन चूज अ स्क्रीनर। स्क्रीनर पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टिकर टेप पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, मैं रीसेट ऑल कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? या परफेक्ट। ओके, तो हमने रीसेट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम इक्विटी के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो इक्विटी के अंदर हमने बोला फ्लेक्सी कैप फंड्स। ओके, वी कैन सी फ्लेक्सी कैप फंड्स नाउ। अब इसके अंदर आप यहाँ पर फंड्स देख रहे हो, यहाँ पे CAGR देख रहे हो। मैं कहूँगा 3 साल की जगह कम से कम 5 साल की तो आप देखिए। आपको जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम से कम 5 साल की देखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑप्शन रिटर्न्स में। आप CAGR यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 5 साल भी आएगा ऑप्शन, ये 5 ईयर्स आ गया। तो मैं 10 साल क्यों नहीं चूज़ कर रहा? हो सकता है कुछ फंड्स ऐसे हो जो 10 साल पुराने हो ना, आप चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल से मतलब नहीं है। आप देखिए, एक फंड जो दिखा रहा है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने 3 साल में 13% रिटर्न प्रोड्यूस करी है, उसने 5 साल में सिर्फ 7% करी है। सो जो 5 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अब कौन फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले 3 साल में 38% रिटर्न प्रोड्यूस करी है, जो कि अगर हम यहाँ पर देखें 5 साल में 19% है। अब 19% की रिटर्न 5 साल में एक अच्छी रिटर्न मानी जाती है। अब मुझे ये देखना है कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। 0.58 आ गया। ओके, तो मैंने 10 साल का आपको एग्जांपल दिया था, हो सकता है वो फंड 10 साल पुराना ना भी हो। अब हमने एक और चीज़ की भी बात करी थी, वो भी हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, एंड दैट वाज एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जिट लोड अभी यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। अब इस फंड की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप वो चेकलिस्ट देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए बेटर है कि भैया इसका एक्सपेंस रेशियो ठीक है, रिटर्न्स FD से अच्छा है, रेड फ्लैग नहीं है, रिटर्न्स अच्छे प्रोड्यूस कर रखे हैं। उसके बाद आप इनका थोड़ा सा ना फंड मैनेजर चेक करो, जो भी इस फंड को रन कर रहे हैं वो है कौन और उनकी प्रोफाइल क्या है। तो यहाँ पे जैसे अंकित नाम आ गया, यहाँ पे अंकित पांडे, संदीप टंडन, संजीव शर्मा, ठीक है, वसव सहगल। तो इनका AUM कितना है? 11,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं आदमी, 1400 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हो कि इस फंड के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। तो आपको मान लीजिए कोटक फ्लेक्सी कैप फंड मिलता है, HDFC मिलता है, फिर उनकी रिटर्न्स क्या रही हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है, वो भी आपको दिख रही है। सो यू कैन डू अ पीयर कंपैरिजन एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है।
सो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया, दिस इज नॉट एनी एडवाइस कि आप इस फंड में पैसा लगाओ, अपनी एनालिसिस के बाद ही आप पैसा लगाना। आप जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप कैसे करोगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट से कर सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ, आप अपस्टॉक्स पर जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। तो एग्जांपल के लिए अपस्टॉक्स पर जाओ, आप डिस्कवर पर जाते हो, आपको म्यूचुअल फंड दिखता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर आपने यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड चूज किया उसे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडेक्स फंड देखना है वहाँ पे, या फिर आप सेक्टर वाइज इंटरेस्टेड हो, तो आप उस तरीके से भी चूज कर सकते हो म्यूचुअल फंड को। एंड जो भी फंड आ रहा है उसको आप सर्च करके यू कैन इन्वेस्ट देयर। सो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे बात ही करी थी, तो अगर आप पीयर कंपैरिजन की भी बात करते हो तो यू कैन चेक कि भाई मुझे कौन की जगह कोटक को भी एक बार चेक करना है। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद कोटक। आप यहाँ पे कोटक का भी चेक कर सकते हो कि भाई इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट क्या है, रिटर्न्स क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एंड कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। सो आप, जैसे मैंने बताया कि आप खुद से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं SIP करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है। पहली बात तो आप डेफिनेटली मार्केट को देखो। SIP जब आप कर रहे हो तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्टेड हो, बट आप लमसम तब कर सकते हो जब आपको लगे यार बाजार तो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। अगर बाजार बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, एग्जांपल आपने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा बाजार बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आपने उठा के, आपके पास एग्जांपल 5 लाख रुपए थे, आपने उठा के डाल दिया, यार मुझे इस 5 लाख की आज ज़रूरत नहीं है, बट ओवर द ईयर्स मुझे पता है अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी क्योंकि बाजार आज बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। उस टाइम पे SIP से ज़्यादा फायदा लमसम का हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल, क्योंकि हम SIP का ले रहे हैं, मैं एक आपके लिए यहाँ पर एक SIP कैलकुलेटर भी खोल देता हूँ। सो अपस्टॉक्स पर ही जाके जब आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा मैं अपस्टॉक्स का, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है अपस्टॉक्स पर। सो यू कैन ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट। यहाँ पे मैं अपस्टॉक्स को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं कि अभी हमने कहीं अकाउंट खुलवाया था और वहाँ पे मेरे को एनुअल मेंटेनेंस फीस लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अपस्टॉक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ्री में अकाउंट खुलता है और कभी लाइफ टाइम कोई फीस नहीं ली जाती। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रोकर, क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं, इनकी एक फीस भी कम होती है। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एक बार में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने उसकी लगा दी भाई 15%, कि ओवर द ईयर्स उसे 15% आएगा। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाके देख सकते हो कि 15% के से ज़्यादा भी रिटर्न्स कई फंड्स ने दिए, बट हम एक मॉडरेट रिटर्न 15% लेके चलते हैं, निफ्टी ने भी दी है तो इंडेक्स से भी मिल जाएगी वो, और उसने इन्वेस्ट करके भूल गया वो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उसने अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी और उसने 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसका 5 लाख रुपए एक ही बार इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके भूल गया, वो कितना पैसा हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हो 3,31,00,000 रुपए। और अगर 1% की रिटर्न से क्या होता है, जादू देखना चाहोगे? 15 की जगह अगर 16% की रिटर्न मिलती तो सीधा 1 करोड़ रुपए की जंप है, वो 4 करोड़ हो गया। और यहां पर अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है और 18% की रिटर्न अगर आपको मिल गई CAGR, तो कंपाउंडिंग का जादू ये है कि 5,07 करोड़ रुपए हो सकते हैं। सो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा आपको गिरती हुई दिखती है, यू कैन गो फॉर लमसम। एंड अगर आपको लगता नहीं यार हर महीने मेरी सैलरी आती है और मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी अमाउंट, आप कहते हो जी मैं 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अब वो 500 भी हो सकता है, मैं 500 का भी दिखाऊंगा आपको, तो जादू ये दिखेगा कि 500 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करके अगर आपको 18% की रिटर्न मिल गई, आपने एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया, 18% से ज़्यादा भी मिल सकती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। तो यहाँ पे 71 लाख रुपीज़ होता है वो। तो 500 रुपया जो आज की डेट में आपको लगता है अरे क्या ही है, एक बर्गर पिज़्ज़ा में निकल गया, वो 71 लाख रुपीज़ बन सकता है अगर आज से आप ये डिसीजन लो इन्वेस्ट करने का। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर, सी इफ़ यू एक्टिवली इन्वेस्ट इन एन SIP, एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये, तो वो अगेन 7 करोड़ की रकम है। अब यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली यार 7 करोड़ रुपए मिलेगा भी तो 30 साल के बाद, होगा भी तो 30 साल के बाद, तो 30 साल के बाद 7 करोड़ रुपया आज का 7 करोड़ नहीं होगा, हो सकता है वो आज का आपको कम दिखे क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा, बट फिर भी ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा क्योंकि आप तो हर महीने 5-5 हज़ार करके जमा करते गए ना। कोई इंसान का भी 5,000 छोड़ो, मैं 2,000 कर सकता हूँ, तो 2,000 ही सही है यार। 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी 2 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ होती है। आप देखो 2 करोड़ 86 लाख से है। अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो
और यहाँ पर एक हमने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है कि आप जितना लेट शुरू करते हो उतना पीछे रह जाते हो। आई बटन पे लिंक, आप जाके ज़रूर देखिएगा कि अमीर लोग अमीर क्यों बन रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। फाइनली आई होप आपको इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। म्यूचुअल फंड्स को समझाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी आज आपको। अब फाइनली अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, वैल्यूएबल लगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक और चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने आपकी गोल प्लानिंग भी कराई हुई है। अगर आपको गोल प्लानिंग करनी है, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। जो आज आपको हाइब्रिड और डेट को अगर आपको डिटेल में समझना था, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया हुआ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का पार्ट है। थोड़ा टाइम में कम ले सकता था, बट फिर भी वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। अगर आपको गोल प्लानिंग करनी है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, जो आई बटन पे लिंक है। इनफैक्ट मैं एंड स्क्रीन पर भी उसी का आपको लिंक डाल दूंगा, यू कैन सी दैट वीडियो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। कुछ सवाल है आप कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपके पास अपस्टॉक्स पर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और अगर आपको अपनी खुद से स्क्रीनिंग करनी है, चूज करना है राइट म्यूचुअल फंड, यू कैन यूज टिकर टिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। एक बोनस टिप भी दे ही देता हूं मैं आपको जाते जाते। कई लोग ना आपको बोलेंगे, सर आप ना फंड ऑफ फंड में पैसा लगा लो। म्यूचुअल फंड तो बहुत लोग बेच रहे हैं मार्केट में। अब ये फंड ऑफ फंड क्या होता है आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट वो आपको पता है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फंड ऑफ फंड का मतलब सर क्या है कि आप एक म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगा रहे हो, आप 5 म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो कहीं तो अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलेंगी। उस इंसान को बोलना, भैया घड़ा मूर्ख बना रहे हो आप हमें। पहले तो वो 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी एक्सपेंस रेशियो होगा, अब आपने सीख लिया ना। और फिर अब इस फंड ऑफ फंड का भी एक्सपेंस रेशियो दूं मैं, दो बार एक्सपेंस रेशियो। क्या बात है। आप मेरी वीडियो शेयर कर देना, आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और उन्हें भी समझ आ जाएगा कि अब आप लोग मूर्ख नहीं बनेंगे।